अल्फिया ओके साइन थीटा प्लस फाई फाई इज ए कांस्टेंट फ्रॉम 0 to 2 पाई इसका इंटीग्रेशन करना है देन द वैल्यू ऑफ आई तो ऑप्शन चूज करना है इसका आंसर क्या होगा वो निकालते हैं पहले ठीक है देन द वैल्यू ऑफ आई ठीक है इसका इंटीग्रेशन d थीटा के रिस्पेक्ट में करना है सो फाई कांस्टेंट है थीटा वेरिएबल है सो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos होगा माइनस cos थीटा प्लस फाई है ना ये लीनियर फंक्शन है लीनियर फंक्शन के मैंने बताया था ना और फिर थीटा का कोएफिशिएंट क्या है 1 तो 1 से डिवाइड होगा इस अगर ये 2 होता तो 2 से डिवाइड होता बट यहाँ पे 1 ही है तो 1 से डिवाइड होगा तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं ठीक है अब लिमिट लगा दो इसकी अच्छा आप चाहो तो ये माइनस को बाहर रख के इससे इस पे भी लिमिट लगा सकते हैं जब भी माइनस आता है तो माइनस को अलग कर दो ठीक है अब लिमिट लगाओ 0 से 2 पाई क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस तो कॉमन है ना लिमिट लगानी है 0 से 2 पाई तो माइनस को अलग रखेंगे तो इसके अंदर लिमिट लगाओ थीटा की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो cos 2 पाई प्लस फाई माइनस cos 0 प्लस फाई तो फाई बचेगा अब मुझे बताओ ये cos 2 पाई प्लस फाई क्या होगा हाँ cos 180 प्लस फाई क्या होगा cos 1 plus 5 cos 1 प्लस cos 2 पाई प्लस फाई ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो cos 2 पाई क्या होता है 360 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और ये हॉरिजॉन्टल रूल लग रहा है फिर सो cos का cos ही रहेगा तो cos 2 पाई प्लस फाई इज cos फाई तो इसकी जगह cos फाई लिख दूं इसकी जगह cos फाई लिख दूंगा माइनस cos फाई जो नए बच्चे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा ऐसा अगर उन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं पहले से बोल रहा हूं सारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस डिफरेंशिएशन के वीडियोस देखोगे तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा ठीक है सो cos फाई से cos फाई कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया 0 तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका डी ऑप्शन आएगा ऑलवेज 0 ये फाई की कुछ भी वैल्यू हो जाए ये फाई कुछ भी हो जाए 0 आएगा कैंसिल हो गया ना 0 आंसर आएगा फाई की कुछ भी वैल्यू यहाँ पे समझ में आया यस अच्छा ऐसा कोई जिसके आज फर्स्ट क्लास है उत्कर्ष आया क्या हेलो हाँ मेरी इज फर्स्ट क्लास आपका नाम बेटा साक्षी पाठक कौन से विरार या बोरीविया तेरी कौन सेंटर विरार विरार ओके तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ आपने भी सिर्फ वो वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा डिस्कशन वाला नहीं नहीं अभी नहीं ओके मैं वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप मुझे मैसेज करना मैं आपको लिंक भेज दूंगा ठीक है और उसमें हम मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा आपको ठीक है और सारे नोट्स बना लेना तब आपको समझ में आएगा जो चल रहा है ठीक है वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो सारे नोट्स बना के रेडी रखना आप नेक्स्ट क्लास तक नेक्स्ट या इस वीक में पूरा कर लेना है ना हाँ जी फिर आप थोड़ा समझ में आएगा वरना भी दिक्कत आने वाली है हाँ और कोई टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग्स है तो सेम टू सेम जो मैंने सबको पढ़ाया उससे आप पढ़ लेना ठीक है थैंक यू सो ये हटा दो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को नो सर एक और डाउट है 14 D5 के बाद अभी हो गया D6
D6 क्या है देखो, if x1 is equal to 3 sin omega t and x2 is equal to 4 cos omega t, then ऑप्शन ए क्या पूछ रहा है, x1 upon x2 is independent of t, x1 upon x2 क्या होगा, 3 sin omega t upon 4 cos omega t, तो ये हो जाएगा 3/4 tan omega t। क्या ये टाइम के इंडिपेंडेंट है क्या x1 upon x2? क्या टाइम के इंडिपेंडेंट है x1 upon x2? बोलो ना देख के, x1 upon x2 कितना है, 3/4 tan omega t, तो t पर डिपेंड कर रहा है ना, Yes. Yes, sir. तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सर ओमेगा का साइन बड़ा लिखो ना थोड़ा। अरे तुम्हें दिख रहा है तो फिर समझ जाओ, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू मैंने निकालना बताया था ना, एवरेज वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है आपको x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले तो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर क्या है निकालना, x1 स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस इसका क्या हो जाएगा 16 cos स्क्वायर ओमेगा t, ये ना x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। Yes, sir. अब देखो ये ओमेगा टी 9 हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये पता है, तो 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी में मैं कितने cos स्क्वायर ओमेगा टी ऐड करूं तो वो फॉर्मूला लग जाएगा 9, तो इस 16 को स्प्लिट कर दो, 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसको मैं ऐसे लिख दूं 9 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 7 cos स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा 9 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, तो 9 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा वो 1 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा 9 प्लस 7 cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन, और एवरेज कहां से कहां तक निकालना है, फ्रॉम 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक, 0 to 2 पाई बाई ओमेगा तक एवरेज निकालना है, ये इंटरवल गिवन, तो फॉर नीचे तो क्या आएगा b माइनस a, ये होता था ना फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम a to b अपॉन b माइनस a, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। Yes, sir. Yes, sir. तो b कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, a कितना है 0, लिमिट भी लगा दो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और फंक्शन कितना है, ये फंक्शन है देखो, ये ना इसका फंक्शन ये है, तो यहाँ पे लिख दो 9 प्लस 7 cos स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, टी यहाँ पे t का फंक्शन है तो टी आएगा, समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. अब इसका इंटीग्रेशन कर, तो cos स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता नहीं, cos स्क्वायर ओमेगा टी को लिखना पड़ेगा, देखो cos टू थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ये आएगा, अरे आना बोलो Yes, तभी sir. मुझे पता लगेगा,
आता है? Yes, sir. जिसको नहीं आ रहा है वो ना बोलो, ठीक है? ये फॉर्मूला है। तो अब मुझे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह मुझे लिखना है फॉर्मूला cos स्क्वायर, देखो ध्यान से देखना, ओमेगा टी। अब एंगल है ओमेगा टी, तो यहाँ थीटा होता है तो यहाँ 2 थीटा होता है, डबल होता है ना। हाँ तो यहाँ cos स्क्वायर ओमेगा टी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी, जितना भी इधर का एंगल है उसका डबल अपॉन 2। ये फॉर्मूला वहां पे पुट करना पड़ेगा हमें। समझ में आया क्या? इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है? Yes, sir. तो इसको पुट करते हैं, तो इक्वल टू 9 प्लस 7, यहाँ पे लिखूंगा, इसको लिख रहा हूं मैं, तो इसको 1/2 और अलग अलग कर देता हूं। 1/2 प्लस cos 2 ओमेगा हो गया। Done, sir. That's all. सो यहाँ तक आ गया था फाइनल, ये समझ आ गया। इसके बाद सॉल्व करना है। सो देखो ये 9 और ये प्लस 7/2, ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 7/2 कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 18, 25/2. 25/2. अब 25/2 इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। 25/2 ये dt से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इंटीग्रेशन, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 बाई ये 7/2 cos 2 ओमेगा t, ये बचा।
है ना। 9 + 7/2 हो गया और ये 7/2 cos 2 ओमेगा t, ये बचा dt। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा था, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन में 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा है, इसको w नहीं है, ये ओमेगा है, ये सिंबल है। ठीक है, ग्रीक, ये सब बाद में काम आएंगे, हम जैसे जैसे फिजिक्स में पढ़ेंगे ओमेगा कहां पे यूज होता है, अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, सो 25/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 25/2 t, है ना, और लिमिट लगाएंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। तो जो भी कांस्टेंट होता है उसमें लिमिट मत लगाओ, उसको अलग ही रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉमन आ जाएगा। तो यहां लिमिट लगा दो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 7/2 तो कांस्टेंट है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, तो cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2 ओमेगा t, Yes. है ना। Yes. Yes, sir. t का कांस्टेंट क्या है, t का कांस्टेंट क्या है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से डिवाइड होगा, 2 से नहीं 2 ओमेगा से डिवाइड होगा, ओमेगा भी तो कांस्टेंट है। Yes, sir. t के रिस्पेक्ट में कर लेना तो इंटीग्रेशन, तो t का कांस्टेंट को देखो 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से डिवाइड होगा, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना मैंने। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन किया था sin 2 थीटा बाय 2, ये 2 से क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। वैसे cos 2 ओमेगा t का क्या होगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। समझ में आया, जो जो नए Yes, sir. स्टूडेंट्स Yes, हैं, sir. सारे वीडियो देखो, फिर ये वाला वीडियो फिर से देखना एक बार, तब जाके सब क्लियर होगा। ठीक है, सो लिमिट लगेगी, अच्छा अभी 2 ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो इसको इधर लिख लो, बाहर लिख लो और लिमिट लगा दो सिर्फ इस पर, कांस्टेंट पर लिमिट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और डिवाइड में क्या है 2 पाई बाई ओमेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन से करने पड़ते हैं तब आंसर आता है। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए, खुद से करना क्लास के बाद बिना देखे, ये वाला क्वेश्चन पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन से। तो 25/2 इनटू लिमिट लगाएंगे 2 पाई बाई ओमेगा है ना, -0 तो लगाने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देता हूं, सो 2 पाई बाई ओमेगा -0 प्लस इधर क्या बचा 7/4 ओमेगा, अंदर क्या, अंदर लिमिट लगाओ sin 2 ओमेगा, और t की जगह क्या लिखेंगे, t की जगह लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा माइनस sin, t की जगह 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आया। अब देखो इधर क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल और 0 तो नहीं, तो इधर बचा 25 पाई बाई ओमेगा, 25 पाई बाई ओमेगा प्लस, अब इधर देखो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये क्या बचा sin 4 पाई, sin 4 पाई कितना होगा sin 4 पाई, sin 4 पाई कितना होगा 0. 1/√. अरे sin 4 पाई 1/√2 कहां से होगा, 0 होगा, sin 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये सब 0 होते हैं। ठीक है, सो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये वाली चीज तो पूरी 0 आ गई, ये तो पूरा 0 हो गया। सो आंसर क्या आएगा 25 पाई बाई ओमेगा अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 25/2 कितना आया 12.5, ये क्या ऑप्शन है, Yes, sir. सही ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है।
इसकी इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू है 12.5। सर आपने सेकेंड लास्ट स्टेप में जो किया वो वापस एक बार बताओ ना। ये वाली स्टेप, हाँ इसमें तो लिमिट लगाइए बस। अपर लिमिट माइनस, तो t की जगह 2π/ओमेगा, t की जगह 0। ठीक है, फिर इधर भी इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह 2π/ओमेगा और t की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया, sin 0। 2 ओमेगा इंटू 0 लगेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो और इधर 2π/ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ये क्या बचा 4π। sin 4π 0 होता है, तो ये पूरा ही 0 है, ओनली ये वाला ये दिस अपॉन दिस आएगा आंसर। अब क्लास के बाद अगर ये क्वेश्चन तुमसे खुद से नहीं होता है तो मतलब प्रैक्टिस की कमी है, खुद से आना चाहिए क्वेश्चन। टेस्ट का सिलेबस मिल गया तुम्हें? नहीं। मिल गया। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा टेस्ट में। सर हम लोग को नहीं बताया अब तक। तो विरार ब्रांच को शायद तो नहीं बताया। लिख लो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये कब है शीट तो टेस्ट? क्या टेस्ट कब है? रुको मैं देख के बताता हूँ और 13th को है। कब है। 13th। 13 सितंबर। ओके, वो टाइम है। और टेस्ट कैसा होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा ना? आप भाई दिख रहा है क्या? सर तो ये वाले भी सम आएंगे क्या जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो? ये वाले क्यों आएंगे? अब ये कोई 10 9 10 के एग्जाम थोड़ा है कि जो जो कर लिया उनमें से आ जाएगा। सब कुछ अलग क्वेश्चंस आएंगे, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए सारे सोल्व करने की। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जैसे पहले होता था ये अच्छा इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, अब पूरा नए क्वेश्चन आएंगे, आपको वहीं पे माइंड लगा के सोल्व करना है। कंसेप्ट सब सेम होंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया, अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको आना चाहिए। ठीक है, सो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डीपीपी के भी होमवर्क दूंगा, वो आपको करना है। टेस्ट से पहले पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की सारी डीपीपी सॉल्व कर लेंगे। हटा दो। यस सर। और भी ऑप्शन है अभी इसमें? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है? x1/3 का होल स्क्वायर प्लस x2/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या है ऑप्शन सही है क्या? x1/3 क्या होगा? x1 ये इसमें 3 का डिवाइड कर दो तो ये होगा sin ओमेगा t का होल स्क्वायर प्लस x2/4 क्या होगा? cos ओमेगा t का 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 1 ही आएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऑप्शन सर आपने क्यूब लिखा है, क्या? क्यूब लिखा है आपने। तो ये तो लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन सी सही है गलत है? सही है।
ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी वैसे ही करना है, मैं आपको फंक्शन बना के देता हूँ, इंटीग्रेशन आप करना, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ x1 x2 फ्रॉम 0 to 2 पाई बाय ओमेगा। x1 x2 क्या होगा, x1 into x2 करो तो क्या होगा 3 sin ओमेगा t into 4 cos ओमेगा t, ये x1 into x2 होगा। तो 3 into 4 12 sin ओमेगा t cos ओमेगा t। अब जो इसका इंटीग्रेशन तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको sin थीटा में कन्वर्ट कर दो। हमें पता है sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। तो sin 2 ओमेगा t क्या होगा, 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t क्या होगा ना। Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. इसको ऐसे लिखो 6 into 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t, ऐसे लिख सकते हैं क्या। Yes, sir. Yes, sir. अभी 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t क्या होगा, sin 2 ओमेगा t, तो ये बन जाएगा x1 x2, x1 x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 sin 2 ओमेगा t। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है हमें इस फंक्शन की, x1 x2 की क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू। ये फंक्शन आ गया, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला वही होता है। तो x1 x2 की जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी इंटीग्रेशन इस फंक्शन का 6 sin 2 ओमेगा t, कहां से कहां तक एवरेज वैल्यू निकालनी है, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक, अपॉन में लिमिट 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, ये ऐसे निकलेगी ना। अब इसके आगे तुम कर लोगे, Yes, sir. इसके आगे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा माइनस में cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 पाई 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा, फिर उसमें लिमिट लगानी है। लिख लो। सर हाँ बोलो। सर आपको एक पूछने का है कि जो टेस्ट होगा वो सिर्फ डेस्कटॉप पे वेबसाइट पे खुलता है या मोबाइल के वेबसाइट पे भी खुलता है, तो टेस्ट का जो वेबसाइट रहता है। क्या बोल रहे हो टेस्ट का। सर जो टेस्ट होएगा देखो अभी वो ऑनलाइन होगा ना, हाँ हाँ सर तो उसका जो वेबसाइट रहता है तो मतलब मोबाइल के डेस्कटॉप पे मोबाइल पे खुल सकता है क्या, मतलब हाँ मोबाइल चलता है पे ना, चल। सब पे सर सब पे पर जो चलेगा। लास्ट टाइम जो हम लोग का स्कॉलरशिप का टेस्ट हुआ तो उसके टाइम पे नहीं एक्सेस दे रहा था वो। हो सकता है वो नहीं चलता होगा, ये वाला चलेगा। ओके सर, थैंक यू। उसकी टेंशन मतलब आप, सब चलेगा। लिख लिया क्या। सर सब क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे ना, क्या टेस्ट के क्वेश्चन सब एमसीक्यू रहेंगे ना। हाँ, जो सेम आपका जेई का जो पैटर्न होता है सेम वो पैटर्न पे होगा, एमसीक्यू वाले इंटीजर वाले क्वेश्चंस। सो जो नए नए स्टूडेंट्स हैं अभी उनके पास भी बहुत टाइम है, अभी तो 13th को टेस्ट है, मतलब 2 वीक है पूरे, ठीक है। सो पुराने सारे वीडियो देख लो और नोट्स बना लो ताकि आपको आगे फिर समझ में आएगा। सर हाँ ये पुराने वीडियो हमें मेरे को मिलेंगे कहाँ से? क्या चीज, जो पुराने वीडियो जो आप बोल रहे हो। पुराने मॉड्यूल नहीं, पुराने वीडियोस। हाँ हाँ पुराने वीडियोस। आप भी न्यू स्टूडेंट हो क्या। हाँ सर मैं कल परसों आया हूँ। अच्छा, आपका नाम।
यश ओके, तो आप कौन से सेंटर से हो? सर अंधेरी। अंधेरी से। यश एक काम करो, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस ग्रुप में सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। जो भी नए स्टूडेंट आए हो मुझे बता देना, तो मैं ऐड करूँ। हटा दूं? D7 और D5 तो एक ही, हाँ बस लिमिट चेंज होगी। D7 में क्या है, इंटीग्रेशन, पहले 0 से 2 पाई था, अब 0 से पाई है, बाकी सब सेम है। साइन थीटा प्लस फाई डी थीटा, सोल्व करो इसको, फिर ऑप्शन चूज करेंगे। तो साइन थीटा प्लस फाई का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा प्लस फाई, डिवाइड करेंगे 1 से, है ना, थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, और लिमिट लगा देंगे माइनस को बाहर ही रखना, 0 से पाई तक। अब इसे पुट करो, कोस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, पाई, तो ये बन जाएगा कोस पाई प्लस फाई। अब थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा कोस फाई। ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोस फाई माइनस कोस फाई, तो ये बन जाएगा माइनस 2 कोस फाई और माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आएगा 2 कोस फाई। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। सर ब्रैकेट के अंदर तो प्लस आना चाहिए ना, क्या cos पाई प्लस फाई प्लस cos फाई ना, माइनस यहाँ क्यों पे? लगा सर? यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे तो फॉर्मूला है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर तो ये बाहर का माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? कर दिया ना यार, इधर तो कोई माइनस को बाहर है, तो ये अंदर क्या बनेगा, माइनस कोस फाई क्या बनेगा, माइनस 2 कोस फाई। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी तो प्लस आया। ओके सर। यार ये सब चीजें खुद से कर लिया करो, इसमें डाउट भी आ जाए तो खुद से करके देख लो ना। ये 7th 8th की चीजें थोड़ा ना पढ़ने आए हम यहाँ पे, ये कैलकुलेशन तुम खुद से कर सकते हो, इनमें ज्यादा दिमाग मत लगाया करो कि ये कैसे आ गया। समझ में आया? कैलकुलेशन तुम्हें माइंड में अगर प्रॉब्लम आ रही है कि सर ने कैसे लिख दिया, तो इतना कॉन्फिडेंस खुद को होना चाहिए कि तो मैं भी कर दूंगा। इसको सर से पूछने की जरूरत नहीं है कि माइनस कहाँ चला गया, माइनस से माइनस क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, ये तो खुद से कर सकते हो सब। जो काम की चीजें वो पूछो कि ये कैसे सोल्व होगा सर, तुम्हें मैं करके बता रहा हूँ, तुम्हें डाउट आ रहा है कि माइनस का ये तो खुद से भी कर सकते हो तुम। एक्चुअल में तो ये करना ही चाहिए मल्टीप्लिकेशन, मैंने बोला ना इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसके आगे तो तुम्हारा काम। सो अब ये आंसर आया हमारा 2 cos फाई। अब ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है कि मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0, ऑलवेज 0, चूज करो। अब क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, ये आंसर हो सकता है ना। cos फाई की वैल्यू, cos फाई की रेंज कहां से कहां तक होती है, cos फाई माइनस में भी होता है और प्लस में भी रहता है, -1 से 1 के बीच में होता है, 0 भी होता है। सो मे बी पॉजिटिव, ये भी सही आंसर है ना। cos फाई की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, मे बी नेगेटिव माइनस में भी हो सकती है, मे बी 0 भी हो सकती है। इसकी रेंज क्या होती है cos की, -1 से 1। एंड सो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। डी ऑप्शन ऑलवेज 0 if phi equal to pi by 4। cos pi by 4 कितना होता है, 1/2। तो 0 आएगा क्या आंसर? नहीं, तो डी ऑप्शन नहीं है, बाकी सब सही है।
ठीक है, लिख लिया क्या? Done, sir. हटा दो। Exercise 2, 12. X sin x square dx from 0 से √π, ये बता। अब पहले तो लिमिट लगाना तो सबसे बात करता हूं, पहले इसको इंटीग्रेट करना तो सीखना पड़ेगा। तो बताओ कैसे इंटीग्रेट करें, कौन सा मेथड लगेगा इसमें? substitute सब्स्टिट्यूशन। तो किसको सब्स्टिट्यूट करें बताओ? x square एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को, ये एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करते हैं? Differentiate. differentiation एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, टी का होगा dt by dx। ठीक है, सो यहां से x dx की वैल्यू कितनी है? dx को इधर ले जाओ, x dx की वैल्यू आई dt by 2। तो ये जो x dx है इसकी वैल्यू तो आ गई dt by 2, तो ये वैल्यू पुट कर दो सब। सो x dx की वैल्यू आ जाएगी dt by 2 और sin x स्क्वायर की जगह क्या लिखूं मैं? t, और बचा dt by 2, ये बचा ना। अब देखो Yes, sir. ये Yes, sir. चेंज होगी। अब आप यहाँ 0 से पाई की लिमिट √π नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पहले जो लिमिट थी वो x के हिसाब से थी, अब t के हिसाब से लगानी है। अब लिमिट किसके हिसाब से लगानी है? हमें पता है t = x स्क्वायर, t = क्या पुट किया हमने? x स्क्वायर। तो मुझे बताओ एक पहले लोअर लिमिट कितनी थी? 0 थी। तो अब t के हिसाब से लोअर लिमिट कितनी होगी? 0 ही होगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो तो t कितना आएगा? 0। तो लोअर लिमिट सर समझ में आया? लिमिट में भी चेंज करना होता है। अब फिर अपर लिमिट कितनी है x की? √π। तो t कितना हो जाएगा? √π का स्क्वायर, तो पाई हो गया। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो लिमिट 0 से पाई है। लिमिट क्यों चेंज हुई समझ में आया? पहले x के हिसाब से लिमिट थी, अब t के हिसाब से। तो हमें पता है ना x = x स्क्वायर, इसमें लिमिट पुट कर दो। लोअर लिमिट 0, तो इधर की लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, ऊपर की लोअर लिमिट √π, तो इधर हो जाएगी पाई, उसका स्क्वायर है। t = x स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करो तो sin 1/2 तो कांस्टेंट है, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus constant. तो माइनस के बाहर निकाल लो cos t, लिमिट 0 से पाई। समझ में आया? सो -1/2 लिमिट पुट करो cos पाई माइनस cos 0। cos पाई क्या होता है? -1. Minus cos पाई होता है -1, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो -1/2 cos पाई होता है -1 और cos 0 भी होता है 1। सो ये आएगा -1/2 इनटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया 1। आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
डिस्कशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, डाउट्स इतने सारे आते हैं। लिखो, डन सर। हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है? इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x प्लस 2 फ्रॉम 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लिमिट तो बाद में लगाएंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। ln of 3x plus 2 हाँ, upon 3. तो इसका होगा ln of 3x plus 2 डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, ये आया इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब लिमिट लगा दो 0 से 1, सो 1/3 लिमिट लगाएंगे, पहले 1 x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ln of 3 plus 2, फिर माइनस आएगा फॉर्मूले का, फिर x की जगह पुट करेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा ln of 2, सो ये होगा ln of 5 minus ln of 2, सो ये बन जाएगा 1/3 ln of 5/2, क्योंकि हमें पता है log a माइनस log b होता है log a/b। समझ में आ गया? सर डन। हटा दो, सबने लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया निकालना है। अब मुझे समझ में नहीं आता ये डाउट क्यों आया, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। y = 3x² का एरिया निकालना है फ्रॉम 0 to b। तो एरिया में पता है ना क्या होता है? एरिया होता है इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम a to b या x1 to x2। सो फंक्शन क्या है? 3x², तो एरिया होगा 3x² dx। कहां से कहां तक निकालना है? फ्रॉम 0 से b, तो 3 कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन होगा x3/3, 3 से 3 कैंसिल, लिमिट लगा दो 0 से b, तो आंसर क्या आएगा? b3। अब इतना इजी क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हो, तो फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट ही तो लगानी थी 0 से b। मेरे ख्याल से अब जो भी पढ़ा रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आया टॉपिक, फिर से पढ़ना है क्या पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन? अरे आना तो बोलो। No sir. तो इतना इजी डाउट तो कोई नहीं पूछता है। ये इससे अच्छे क्वेश्चन तो क्लास में करवा दिए थे मैंने, या तो क्लास में ध्यान नहीं है। जितना भी मैंने होमवर्क दिया था सारा तुमने डाउट में पूछ लिया। जब तक खुद से पूरा दिल लगा के सॉल्व नहीं करोगे, तुम क्या करते हो कि अरे ये तो नहीं आएगा, छोड़ो सर से पूछेंगे, ऐसे नहीं करना है। कोई फायदा नहीं, मैं तो बता दूंगा, बट वो जब तक तुमसे नहीं होगा तब तक वो एग्जाम में नहीं होगा। देख के लिखने से नहीं हो जाएगा, वो खुद से करना पड़ेगा सॉल्व। सो ये जितने भी डाउट्स है, ये सारे डाउट अभी क्लास के बाद खुद से बिना देखे सॉल्व करो, ठीक है? यस सर। एंड ट्राई करो कम से कम डाउट आने चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करो। अब इतने सिंपल क्वेश्चन पे डाउट आएंगे मतलब प्रॉब्लम है।
चलो उठा दो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैंने ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा था डिफरेंशिएशन का। हाँ हाँ हाँ, वो करते हैं। एक सेकंड, कौन से वाले ग्रुप में करो? हाँ मिल गया। ये ना एक पुलिस क्रूजर ये वाला ना? यस सर। ओके, देखो एक पुलिस क्रूजर अप्रोचिंग राइट एंगल इंटरसेक्शन फ्रॉम नॉर्थ। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना रहा हूं, ये नॉर्थ में बना रहा हूं, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। सो एक इंटरसेक्शन है, मतलब एक जिसको हम सर्कल बोलते हैं ना, जिसमें चारों तरफ रोड जाते हैं, वो इंटरसेक्शन है रोड का। सो एक तो पुलिस की क्रूजर आ रही है इधर, नॉर्थ की तरफ से आ रही है इंटरसेक्शन की तरफ, है ना। राइट एंगल इंटरसेक्शन है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये रोड है, मतलब एक रोड इधर से इधर जा रहा है, ये साउथ, ये सॉरी ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो एक पुलिस की कार तो इधर से इधर आ रही है, ठीक है। इस चेजिंग स्पीडिंग कार, एक कार है जिसको पीछा कर रही है, लेट इज टर्न द कॉर्नर। जिसने इसको यहां से किसके आगे की कार आ रही थी, वो टर्न करके इधर आ गई, टर्न द कॉर्नर एंड इज नाउ मूविंग स्ट्रेट ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है वो कार, ठीक है। When the cruiser is 0.6 mile north of the intersection, जब क्रूजर यहां से यहां तक, ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस कितनी है y, और y कितना है 0.6 माइल, ठीक है। एंड कार इज 0.8 माइल टू द ईस्ट, और कार इस इंटरसेक्शन से मान लो यहां पर है, तो ये डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं x। तो x कितना है 0.8 माइल, ये सब यहां से। The police determined with radar that the distance between them and car is increasing at 20 मील पर आवर। इस पुलिस की कार और इसकी कार के बीच की डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, इसको मैं बोल देता हूं एक्स वाई, इसको बोल देता हूं मैं, डिस्टेंस को एस बोलते हैं, एस। सो ये एस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अब ये कार इधर आ रही है और ये कार इधर आ रही है, मतलब ये थोड़ी फास्ट जा रही होगी, इनके बीच की डिस्टेंस कब बढ़ेगी जब ये कार तेज निकल रही होगी। तो इनके बीच की जो वाली डिस्टेंस है एस, ये कितनी किस रेट से बढ़ रही है 20 से, मींस आपको ds by dt गिवन है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज। तो ये s का रेट ऑफ चेंज गिवन है आपको, ds by dt आपको गिवन है 20 से बढ़ रही है इसलिए +20, समझ में आया। तो आपसे क्या पूछा है, यस सर। इफ द क्रूजर इज मूविंग एट 60 माइल पर आवर, ये जो क्रूजर है ये 60 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, ये कार कितनी स्पीड से चल रही है। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें इसकी स्पीड 60 गिवन है। तो ये वाली पुलिस की कार जब यहाँ इस तरफ आ रही होगी तो ये y कम हो रहा होगा, ये वाली डिस्टेंस कम हो रही होगी ना, हाँ
Yes, यस sir. सर तो किस रेट से कम हो रही है? 60 से। ये 60 की स्पीड से आ रहा है तो 60 की स्पीड से कम हो रही है, तो हमें और क्या गिवन है? dy by dt गिवन है। dy by dt is equal to -60। समझ में आया? माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है, y कम हो रहा है ना, Yes, sir. y Yes, sir. कम हो रहा है ना, और Yes, sir. ये कार v से इधर जा रही है तो ये x बढ़ रहा होगा। तो हमसे ये पूछा है कि ये जो v है ये dx by dt हमसे पूछा है किस रेट से डिस्टेंस x बढ़ रहा है, मतलब स्पीड ऑफ कार वही होगी ना जिस रेट से x बढ़ रहा होगा। तो हमसे क्या पूछा है? dx by dt। समझ में आया क्या गिवन है और क्या पूछा है? यस सर Yes, sir. अब देखो इसमें ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इंटरसेक्शन 90 डिग्री पर है, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल को देखकर लिख सकता हूं s स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ना? यस सर है ना? तो इसका मतलब s क्या होगा? s होगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये होगा ना? हाँ, यस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है? अरे हाँ ना, बोल दो। Yes, sir. अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो s स्क्वायर का क्या होगा? किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें dx by dt, dy by dt, ds by dt इन सब में डील करना है। सो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, s स्क्वायर का होगा 2s, फिर s का होगा dx by dt, ठीक है? समझ में आया? यस Yes, sir. Yes, sir. x स्क्वायर का होगा 2x, फिर x का होगा dx by dt, y स्क्वायर का होगा 2y, फिर y का होगा dy by dt, 2 कैंसिल हो जाएगा। ds by dt की वैल्यू गिवन है, dx by dt निकालना है, dy by dt की वैल्यू गिवन है, x और y की गिवन है, s यहां से निकल जाएगा। s क्या होगा? s होगा अंडर रूट x कितना है? 0.8 का स्क्वायर प्लस y कितना है? 0.6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 0.64 प्लस ये आएगा 0.36, तो ये हो जाएगा 1। अभी s कितना है? ये s इक्वल टू 1 है, समझ में आया? तो s की जगह 1 लिख दो। ds by dt कितना है? 20, x कितना है? 0.8, ठीक है? dx by dt आपको निकालना है, मतलब स्पीड होगा कार, प्लस y कितना है? 0.6, dy by dt कितना है? -60, तो 20 is equal to 0.8 dx by dt और 60 into 0.6 कितना हो जाएगा? पॉइंट से 0 कट जाएगा, -36, so ये उधर जाएगा, तो dx by dt कितना आएगा? 20 plus 36 कितना आएगा? 56 by 0.8, पॉइंट हटाओगे तो into 10 आएगा, 8 से ये 7 टाइम्स, तो आंसर आएगा 70 मील पर आवर। इसकी स्पीड आ गई 70। समझ में आ गया? यस सर समझा। Yes, sir. सर एक बार वापस से समझाओ ना। हाँ वापस से बता दो, पहले लिख लो एक बार इसको। Hello, sir.
हाँ बोलो। सर इसका क्वेश्चन आप ग्रुप में भेज दीजिए ना, बी फेस। ये ओके, ए पेज में आए, ये क्वेश्चन में बी पेज में भेज देते हैं। वैसे आपके मॉड्यूल में है ये। कौन से ग्रुप में आया था ये? BV1 में आया था ना, BA1 में भेज देता। ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल्स में गिवन है। हो गया? यस सर। Yes, sir. हाँ एक बार और देखो। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक तो पुलिस की कार है और एक थीफ है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, पुलिस की कार इधर से आ रही है और थीफ की कार इधर से इधर आ रही है। ये दोनों डिस्टेंस गिवन है, x और y गिवन है। x से 0.8 और y है 0.6। इस इंस्टेंट पर पुलिस की कार आ रही 60 की स्पीड से, ठीक है, हमें इसकी स्पीड बतानी है और हमें क्या गिवन है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये s, ये 20 की स्पीड से चेंज हो रही है, मतलब ds/dt 20। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस s जो है वो 20 की स्पीड से चेंज हो रही है, मतलब ds/dt इज 20। इसके अलावा हमें ये जो ये 60 से आ रही है, मतलब y की जो डिस्टेंस है वो 60 से कम हो रही है, तो dy/dt इज -60। और हमसे पूछा है इसकी स्पीड, मतलब dx/dt। ये कार इधर चल रही तो x चेंज हो रहा होगा ना, तो जिस रेट से x की वैल्यू चेंज हो रही होगी वही इसकी स्पीड है, मतलब dx/dt पूछा है। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल तो x² होगा x² + y², ये होगा। डिफरेंशिएट किया, सारी वैल्यू पुट करके dx/dt आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी में निकलेगा ना 2x dx/dt, इधर 2s ds/dt, इधर 2y dy/dt, सारी वैल्यू पुट करो dx/dt आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। चलो हटा। सो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक पूरा हो गया था। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। सो टॉपिक लिखो, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बट ये सबसे बड़ा भी है ये टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो नए स्टूडेंट आए उनको ये पूरा समझ में आएगा क्योंकि पूरा डिफरेंट टॉपिक है। सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनका मेजरमेंट हम करते हैं तो इस हिसाब से टोटल 2 टाइप्स की क्वांटिटी होती है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, जिनका नाम आपने सुना होगा, सुना है क्या? यस सर। यस सर। एक होती है यस सर। एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखो। देखो जब भी हम मेजर करते हैं, जैसे मैंने बोला कि इस मार्कर का मास है 100 ग्राम, तो मैं मास को क्या लिखूंगा 100 ग्राम, ऐसे लिखूंगा ना, कैसे लिखूंगा 100 ग्राम ड्यू ईस्ट। बताओ कौन सा सही है? 100 ग्राम। पहला वाला। मास की कोई डायरेक्शन लगाने की जरूरत है क्या? कोई डायरेक्शन होती है क्या मास की? नहीं नहीं। है ना? तो कुछ क्वांटिटी तो ऐसी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड मतलब उसका मेजरमेंट का क्वांटिटी कितनी है वो, और इसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो इसकी तो यहाँ जरूरत नहीं है, बट कभी बहुत सारी क्वांटिटीज में जरूरत पड़ती है, बताऊंगा अभी मैं किन में जरूरत होती है। सो अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट बताना है तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, किस किस की, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। बट स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड्स। फॉर एग्जांपल जैसे मास, जैसे मैंने इसका बोला लेंथ, इस मार्कर की लेंथ है। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, हर वो क्वांटिटी जिनको मेजर करते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया क्या? मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। सो मैंने बोला इस लेंथ की, इस मार्कर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ऐसा बोलूंगा कि 10 सेंटीमीटर नॉर्थ में, 10 सेंटीमीटर साउथ में, ऐसे बोलूंगा क्या? नो सर। तो लेंथ भी कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर। लेंथ भी कौन सी क्वांटिटी हुई, समझ में आया? सो मास, लेंथ, जैसे टाइम बताओ, टाइम कौन सी क्वांटिटी हुई। जैसे मैंने बोला मुझे पढ़ाते पढ़ाते 1 आवर हो गया, तो ऐसे बोलूंगा इक्वल टू 1 आवर इन ईस्ट एक्सिस, ऐसे बोलूंगा क्या? नहीं सर। टाइम में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन होती है क्या? तो सर No. जैसे मैंने बोला कि इस मिल्क को 30 डिग्री से गर्म करो, तो ऐसे बोलूंगा कि 30 डिग्री सेल्सियस से ईस्ट डायरेक्शन में गर्म करो, ऐसे बोलूंगा कि टेम्परेचर की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, डिस्टेंस, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, जरूरत ही नहीं डायरेक्शन बताने की, इसलिए इनमें डायरेक्शन नहीं होती। अब ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन होती है, जैसे मैंने बोला कि मैं एक ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं 10 न्यूटन से। कितने न्यूटन से? न्यूटन पता है ना, फोर्स की यूनिट होती है। मैं एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, तो मैंने लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू ऑन एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स इज इक्वल टू है 10 न्यूटन। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन क्या है इसका, Magnitude. क्या मैंने पूरा मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन आपको बता दिया, कुछ बताना अभी बाकी है? डायरेक्शन। क्योंकि आपको पता ही नहीं लग रहा कि ये फोर्स सर किधर लगा है, ऊपर लगा रहे हैं, इधर राइट में लगा रहे हैं, लेफ्ट में, एंगल पे लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं। फोर्स, सिर्फ फोर्स मैंने बता दिया कि 10 न्यूटन लग रहा है, बट आपके माइंड में आएगा किधर लग रहा है सर, मींस डायरेक्शन। तो मैं बोलूंगा ईस्ट में लग रहा है, वेस्ट में लग रहा है, और कहीं लग रहा है। समझ में आया? सो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, दोनों जरूरी है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, अब ये बाकी सब बाद में पढ़ेंगे, हम 1 बाय 1 सारी क्वांटिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी, हाँ, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? सो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों। अच्छा, अब देखो स्केलर, मैं सिर्फ वेक्टर क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो मैं स्केलर क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो। स्केलर, तो स्केलर में क्या होगा, जैसे मैंने बोला इस मार्कर का मास 100 ग्राम, इस इंक का मास 50 ग्राम, बताओ टोटल मास कितना हुआ दोनों का? 150 ग्राम। 150 grams. तो ये काम तो तुम्हें पहले से आता है। स्केलर में मास कुछ भी ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, ये सब तुम्हें आता है। आता है कि नहीं आता है? मल्टीप्लाई करना हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर एडिशन, ये सब तुम्हें डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ऐसे थोड़ा ना देखेंगे कि इसका मास किधर है, इसका मास किधर है,
डायरेक्शन थोड़ा ना देखते हैं स्केलर में, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। समझ में आया क्या? तो स्केलर तुम्हें पहले से आता है, ये नहीं पढ़ते, ठीक है? तुम्हें क्या नहीं आता अभी? वेक्टर। जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन तो इधर लग रहा है, ठीक है, और 20 न्यूटन इधर लग रहा है। बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो क्या 30 बोल दोगे क्या डायरेक्ट? No, sir. नो सर। नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्ट ऐड नहीं होगा। वेक्टर को डायरेक्ट ऐड नहीं करते जैसे स्केलर को ऐड करते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इनको कैसे ऐड करें? उसके लिए हमें वेक्टर सीखना पड़ेगा पूरा। ये तो बात की काम, पहले तो बेसिक सीखना पड़ेगा, फिर ये बाद में ऐड करना बताऊंगा। समझ में आया? इसलिए हम वेक्टर पढ़ेंगे। सो ये लिखो पहले, फिर स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स। डन सर। डन? यस सर। अब देखो, देखो स्केलर को तो जैसे मास को तो हम m लिख देते हैं, लेंथ को l लिख देते हैं, टाइम को t लिख देते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल T लिख देते हैं, डिस्टेंस को s लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं ना स्केलर का सिंबल तो? Yes, sir. Yes, sir. सिंबल कैसा होता है? देखो, फोर्स को लिखेंगे F, फिर ऊपर वेक्टर, ये एरो से, ये वेक्टर की सिंबल है। डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे S और ये ऊपर वेक्टर। डिस्टेंस सिर्फ S होता है, डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वेक्टर लगता है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है और ये वेक्टर है। समझ में आया? वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? V और ऊपर वेक्टर। एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे? A और ऊपर वेक्टर। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब देखो वेक्टर में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों होता है ना? हाँ, दोनों होता है। तो मैंने बोला अब ये फोर्स वेक्टर है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है इसके अंदर। तो मैंने बोला सिर्फ मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? जैसे फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं F वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। अभी लिखने का तरीका बता रहा हूं। फोर्स वेक्टर कंप्लीट इस ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। बट अगर मैग्नीट्यूड आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये जो वेक्टर है इसके दोनों तरफ ऐसे मोड़ लगा। समझ में आया क्या? तो ये हो गया। अब इसमें से डायरेक्शन हटा दी हमने, मोड लगा दिया, मतलब क्या बचा? ओनली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को हटा दिया। समझ में आया? यस सर। यस सर। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल एक फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। तो देखो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. अगर मैं इसके आगे मोड लगा दूं तो बताओ क्या क्या बचेगा? ओनली मैग्नीट्यूड। 10 Newton. Newton. 10 न्यूटन। तो डायरेक्शन आ जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो मैग्नीट्यूड बताने के लिए जरूरी नहीं हर बार ऐसे मोड लिखो और ये पूरा लिखो, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। इस फोर्स वेक्टर का ऊपर का वेक्टर हटा दो, मतलब डायरेक्शन हटा दिया आपने, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा है। तो या तो ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड को या फिर ऐसे लिखो। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, F का मतलब क्या है? अगर F के ऊपर वेक्टर लग रहा है मतलब मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन भी है, और वेक्टर नहीं लग रहा है मतलब ओनली मैग्नीट्यूड।
जो मैंने बताया समझ में आया कि नहीं आया? ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। लिखो ये भी। जैसे एक और एग्जांपल देखो, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। इसका मतलब क्या है? एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो ये इसकी वेलोसिटी हुई। एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ड्यू ईस्ट की तरफ, मतलब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है। ये वेलोसिटी उसकी। मैंने पूछा मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो उसको आप इस डायरेक्शन पर ऊपर का वेक्टर हटा दो और ऐसे लिख दो v = 10 मीटर पर सेकंड। चाहो तो मोड लगा दो या फिर ऐसे लिख दो, दोनों एक ही चीज है ना, कंफ्यूज मत होना बात। डन सर। डन। सर रुकिए, सब नोट डाउन करना है। सो इन सब का मैग्नीट्यूड लिखना है तो नीचे इसके नीचे लिख देता हूं मैं। f वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा f, s वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा s, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा v, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा a। ये ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है? या फिर मोड भी लगा सकते हो आप, सबके आगे मोड लगा दो तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। Done, sir. Sir, wait. डन सर। डन सर। हटा दो क्या? हमने शुरू कर दिया वेक्टर क्वांटिटीज, शुरू कर रहे हैं, ठीक है? मैंने डिफरेंस बता दिया स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, समझ में भी आ गया। अब लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, या फिर ऐसे लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन of a vector, ठीक है? सो इसमें लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। मैं लिखता हूं Yes. वेक्टर इज represented by an arrow। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एरो से। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि f वेक्टर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, ये तो फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, ये तो फोर्स वेक्टर का है। अभी देखो, अभी डिफरेंस समझ में आया। जैसे मैंने बोला कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अब देखो ये जो एरो कैसा होता है? ये एरो ऐसा होता है ना, एरो है ना? Yes. अब एरो एक तो होता है हेड, ये हेड है, और ये होता है टेल। टेल होता है, ठीक है? और ये इसकी है लेंथ, ये एरो की लेंथ। अब देखो लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है?
ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। जितना बड़ा एरो बनाओगे मतलब उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। लेंथ ऑफ एरो, जैसे मैंने बोला दो वेक्टर, एक ये वाला और एक ये वाला, बताओ कौन से वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है? नीचे वाले सेकंड B1 B बी का। समझ में आया? सो लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है कि बड़ा है या छोटा, लेंथ को कंपेयर करके। हेड क्या बताता है? डायरेक्शन। यस, डायरेक्शन बताता है। जिस तरफ वेक्टर की हेड है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ है। जैसे मान लो ये वेक्टर है तो इसकी लेंथ तो मैग्नीट्यूड बताएगी और ये हेड बताएगा डायरेक्शन की। इस तरफ ये वेक्टर लग रहा है, समझ में आया? कोई वेक्टर ऐसे है तो इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगी और डायरेक्शन ऐसे। समझ में आया? लिखो, फिर हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। डन सर। डन? नो सर, वेट। यस यस सर। यस सर। आप देखो, जैसे मुझे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है फोर्स वेक्टर जो है 15 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन गिवन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, ये सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? एक बार चेक कर लेते हैं। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो सबको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर, वेस्ट किधर, साउथ किधर। अगर मैंने इसको नॉर्थ बोला है तो साउथ इधर होगा। यस। तो बताओ ईस्ट वेस्ट किधर होगा? राइट साइड ईस्ट राइट ईस्ट, राइट लेफ्ट वेस्ट। राइट ईस्ट। ठीक है, अब देखो फोर्स जो लग रहा है वो एक तो मैग्नीट्यूड है उसका 15 न्यूटन। मैग्नीट्यूड कितना है? 15 न्यूटन। ठीक है, यस सर। और डायरेक्शन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बताओ ईस्ट से 30 डिग्री बनाऊं या नॉर्थ से 30 डिग्री बनाऊं? ईस्ट से। यस, देखो इसको समझ के पढ़ो। इसको ये जो बोल रहा है उसके बोलने से आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन से पढ़ो। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कि अगर कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट की तरफ मत जाओ, वहां से 30 डिग्री जाओ नॉर्थ की तरफ। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ईस्ट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ईस्ट की तरफ मत जाओ, उससे 30 डिग्री मुड़ जाओ नॉर्थ। किस तरफ? साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन, ये फोर्स जो लग रहा है ये ईस्ट से 30 डिग्री पर लग रहा है ऐसे। तो ये वाला एंगल होगा 60 नॉर्थ के साथ वाला। समझ में आया क्या? टोटल 90 होता है ना? यस तो अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है कि लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड और हेड बताता है डायरेक्शन। तो हमें लेंथ और हेड दोनों फिक्स करना है इस वेक्टर का। तो सबसे पहले अगर हम इसको ग्राफ में बनाते हैं तो स्केल बनाना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर। तो बताओ 50 न्यूटन कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर की बनाओगे? 5 सेंटीमीटर। और किस तरफ बनाओगे? ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, या ये नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ नहीं, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री जो नॉर्थ ऑफ मैंने उस तरफ ना। सो एक बार यहाँ ऐसे बना लो, ये ईस्ट है
ये नोड थे। सो यहां से 30 डिग्री एंगल पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दो, एक एरो बना दो। तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेक्टर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, तो 5 सेंटीमीटर होगा 50 न्यूटन और डायरेक्शन भी देखो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों चीज मिल गए ना इसके रिप्रेजेंटेशन में, मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई। बनाओ। डन सर। Done, sir. नो सर। No, sir. Wait. इसने कुछ बोला? हो गया? नो सर। यस सर। डन। अच्छा मान लो ऐसे लिखा हो जैसे एक और वेक्टर है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर 30 मीटर पर सेकंड ड्यू साउथ ईस्ट, ऐसे लिखा हुआ है, कोई एंगल नहीं गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, समझ में आ गया? साउथ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री पे। अगर कोई एंगल नहीं लिखा है, डायरेक्ट ऐसे लिखा है साउथ ईस्ट, मतलब एग्जैक्टली बीच में 45 डिग्री दोनों के बीच में। समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सो रिप्रेजेंटेशन हो गया, सबको समझ में आ गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर हटा दें पूरा। यस सर। Yes, sir. अब लिखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच की एंगल क्या होती है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे मैंने बोला आपको कि मैंने बोला एक वेक्टर तो है ईस्ट की तरफ, एक वेक्टर है नॉर्थ की तरफ। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 degree. 90 डिग्री। है ना? मैंने बोला एक वेक्टर ईस्ट की तरफ, दूसरा वेक्टर वेस्ट की तरफ। बताओ एंगल कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। मैंने बोला एक वेक्टर ईस्ट की तरफ, दूसरा वेक्टर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 150 डिग्री। 120 डिग्री। समझ में? ऐसे तो डायरेक्ट निकाल लोगे। तो हम सभी एग्जांपल में आपने क्या किया कि दोनों वेक्टर के टेल टू टेल के बीच का एंगल बताया। जैसे एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो टेल टू टेल के बीच का एंगल बताया ना आपने? Yes, sir. टेल को टेल पे रख दिया और दोनों के बीच का एंगल बता दिया, ऐसे ही किया। तो एंगल का रूल यही है। जैसे मान लो एक वेक्टर है ये वाला, ऐसे इस तरफ है, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ठीक है? ये मान लो ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल बताना है। तो बताओ क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। इसको उठा के इसकी टेल पर रखेंगे। Yes, sir. अभी तो एग्जैक्ट पता लगा। अच्छा, अब उठाने में अगर मैंने गलती कर दी, मान लो थोड़ा सा इसको घुमा दिया, तो एंगल गलत आएगा ना? Yes, sir. तो हाँ, जब भी हम वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर में दो चीज होती है, देखो सबको पता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो इसकी लेंथ तो चेंज होगी नहीं,
होगी क्या एरो की? नहीं। मतलब मैग्नीट्यूड, अगर आपको वेक्टर को चेंज नहीं करना है तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाता है। तो हमें इनके बीच का एंगल मेजर करना है, तो हम चाहते हैं वेक्टर में कोई चेंज ना हो, तभी तो सही एंगल आएगा। समझ में आया? यस सर। इसको शिफ्ट करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रोटेट ना हो जाए, बस इसको पैरेलल शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है इसको? पैरेलल। तो जहां पर भी पैरेलल। तो अभी मैं लिखवा दूंगा, किसी भी वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। समझ में आया? सो यस सर। शिफ्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें टेल से टेल मिलानी है। तो टेल से टेल मिलाने के लिए क्या करूंगा मैं? ये ए वेक्टर ऐसा कैसा है, इसको तो हटाने की जरूरत नहीं, बी वेक्टर को यहां रख दिया। अब मैं चेक कर रहा हूं कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल ये वाला हो, तो ये एंगल जो भी है ये आंसर है, इनके बीच का एंगल है। समझ में आया क्या? यस सर। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो बताओ कौन सा वाला? छोटा वाला। छोटा वाला। स्मॉलर एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में। अच्छा, अगर मैं एक तो तरीका टेल टू टेल रख दूं, अगर मैं हेड टू हेड रखूं कि ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेड को ऐसे उठा के लाऊं, पैरेलल शिफ्ट कर दूं और यहां रख दूं ऐसे, तो जो हेड टू हेड एंगल आएगा क्या वो भी इतना ही आएगा? नेगेटिव में आएगा सर। नहीं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है एंगल का, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, हमें बताना है कि इतना एंगल है बस, तो हमेशा पॉजिटिव में ही बताना है। सेम तो है बताओ सर। जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा क्या इसका भी एंगल का? यस। यस सर। यस सर। उतना ही आएगा। तो अगर किसी को इच्छा हो रही है हेड टू हेड निकालना है तो हेड टू हेड भी निकाल सकते हैं। क्या नहीं निकाल सकते? देखो ये भी सही है, ये भी सही है, आप इसको यहां रख के ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपने गलती से इसके टेल को इसके हेड पर रख दिया और आपने बोल दिया ये वाला एंगल, तो ये गलत। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। मैंने बोला एक वेक्टर है ईस्ट में और एक वेक्टर है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो एंगल दोनों के बीच का 31, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 30। अगर मैं उसको यस सर। 150 बोलोगे ना सर गलत है, तो यस सर। अगर मैं उसको ऐसे रख के ये 30 डिग्री को मैं ऐसे रख के 150 बोल दूं तो बोलोगे ना गलत है। क्यों गलत है समझ में आया? तो हाँ एंगल सर। सही क्या होगा? यस सर। टेल टू टेल रख दो या हेड टू हेड रख दो। टेल टू टेल और एंगल मेजरमेंट, या तो टेल टू टेल रखो या फिर हेड टू हेड, दोनों में सही आएगा। देख लो। हाँ, इसमें समझने का कुछ नहीं, आपको इसमें याद रखना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों की टेल को मिला दो और ये वाला एंगल जो भी है वो आंसर है, छोटा वाला। समझ में आया? डन सर। रुकिए।
हटा दो। सर मिटा दो। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ इस पे। 3 वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। इन तीनों साइड्स के बीच का एंगल गिवन है, ये 90 है और ये ले लो 60, तो बचा वाला 30 होगा। हमसे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सेकंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, थर्ड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। सर कोई भी एंगल नहीं है ना? क्या क्या बोल रहे हो? कुछ एंगल बन रहा ही नहीं है। क्यों नहीं बन रहा है? सर तो हेड से टेल है ना, हाँ हेड टू टेल है ना? हाँ तो सर कर दो ना, टेल टू टेल कर दो। वेक्टर तो कहीं भी हो सकते हैं, उनको शिफ्ट कर दो। पहले भी तो इधर उधर रखा था मैंने, फिर उसको शिफ्ट करके तो बताया था। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ए और बी के बीच में 90 डिग्री, यस, बी और सी के बीच में 30 डिग्री, 120 आएगा। और फिर सी और ए के बीच में 150। यस, चलो देखो, ए और बी के बीच में तो 90 डिग्री है, बी वेक्टर ऐसे और ए की टेल यहाँ है, इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये 90 आएगा। किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो कितना आ रहा है देखो, ए और बी के बीच में 90 आ रहा है, इसका आंसर 90 डिग्री। समझ में आ गया सबको? ए और बी तो इजी है ना। बी और सी देखो, अब बी की हेड से सी का टेल मिल रहा है, तो वो एंगल तो हो नहीं सकता, हेड और टेल के बीच का एंगल नहीं हो सकता, या तो हेड और हेड हो या टेल और टेल हो। तो ये सी वेक्टर ऐसा है, ये सी वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर इधर से आ रहा है, तो बी वेक्टर की टेल को उठा के यहाँ रख दो, ये बी वेक्टर। हमें ये वाला एंगल पता था, ये 60 हुआ, तो ये कितना होगा? टेल टू टेल के बीच का एंगल ये होगा ना 120, तो बताओ आंसर 120 डिग्री। 60 या 120 बताओ? 120। टेल टू टेल देखो, ये एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर सी वेक्टर ऐसा और बी वेक्टर ऐसा, तो ये वाला एंगल आएगा ना 120 डिग्री। समझ में आया? बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, तो एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। वैसे ही इसमें होता है ना ए और सी में, तो देखो ए वेक्टर तो ऐसे नीचे जा रहा है, ये ए और सी भी हेड और टेल पे रखे हुए हैं, तो हमें इनकी टेल टू टेल मिलानी पड़ेगी, तो सी की टेल को उठा के यहाँ रखो, ठीक है? तो सी की टेल को उठा के यहाँ रख दूंगा मैं, तो मुझे ये वाला एंगल गिवन था, ये 30 डिग्री था, तो ये कितना होगा? 150 डिग्री। 150।
समझ में आया? इस क्वेश्चन में एंगल निकालने की प्रैक्टिस होगी। क्या करना है, ऐसे टेल टू टेल रख दो बस। सर हाँ बोलो। ए का हेड ऊपर है ना? ए का हेड नीचे, ऊपर तो टेल है ना। Done, sir. एक लाइन में लिख लो, एक लाइन लिख लो। If a vector is shifted parallelly, if a vector is shifted parallelly, it will not change. अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो तो चेंज होता है क्या? No, sir. If a vector is shifted parallelly, it will not change. तो कब चेंज हो जाएगा वेक्टर? अगर उसको आप रोटेट कर दो, देखो if it is rotated, if it is rotated by an angle, if it is rotated by an angle, then it will change, then it will change. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। यूनिट वेक्टर्स वगैरह बड़ा टॉपिक है। सो रिवीजन करके आना पूरा, और जिसने वीडियो बनाया, जिसका अच्छे से बनाया पूरा नॉन स्टॉप, वो अपलोड कर दो। ठीक है। और एक और चीज, अपलोड करते वक्त सिर्फ लेक्चर नंबर के आगे चैप्टर का नाम भी लिख दिया करो, मैथमेटिकल टूल्स, है ना, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा रेक्टिलिनियर मोशन, तो फिर उसका वापस से लेक्चर 1 शुरू हो जाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन लेक्चर 1, रेक्टिलिनियर मोशन लेक्चर 2, तो इस चैप्टर के आगे चैप्टर का नाम भी लिख दिया करो। ठीक है सर? यस सर। सर हाँ आपका नंबर दो ना। थैंक यू सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। Thank Bye, थैंक यू sir. सर, बाय Bye, सर। sir. वेलकम।